मानव सभ्यताओं के शुरुआत से लेकर ही सभी सभ्यताओं में कानून किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। चाहे हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें या एंशिएंट वर्ल्ड की, कानून सदैव से विद्यमान रहा है। बिना लॉ एंड ऑर्डर के किसी भी देश को चलाना संभव नहीं है। कोई भी क्षेत्र हो, शहर हो, राज्य हो या देश हो, वहाँ पर अराजकता को रोकने के लिए, शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम रखने के लिए, अपराधों की रोकथाम के लिए, आम नागरिक की सुरक्षा के लिए हमें कानून की ज़रूरत होती है। चाहे प्राचीन भारत की हम बात करें, हमारे यहाँ पर विधि संहिताओं का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड तक हम कैसे पहुँचे, उसके पीछे का इतिहास, अंग्रेज़ों के आगमन तक, प्राचीन भारत से लेकर अंग्रेज़ों के आगमन तक किस प्रकार की थी कानून व्यवस्था, उस पर अब हम आज चर्चा करेंगे। मैं प्रियंका अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल द लॉ पॉइंट पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत में कानून व्यवस्था पर। प्राचीन भारत की कानून व्यवस्था की शुरुआत हम कर लेते हैं मनुस्मृति से। मनुस्मृति भारत का प्राचीनतम विधि ग्रंथ है, विधि शास्त्र है। प्राचीन इतिहास में जितने भी विधि शास्त्र होते थे उनके लिए स्मृति शब्द का प्रयोग किया जाता था, संहिता शब्द का प्रयोग किया जाता था और धर्मशास्त्र शब्द का प्रयोग भी किया जाता था। मनुस्मृति मनु के द्वारा रचित है। उसमें विभिन्न वर्णों के लिए, विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए दंड विधान बताए गए हैं। मनुस्मृति के 4 अध्याय जो हैं वो अत्यधिक इम्पोर्टेंट हैं, 7, 8, 9 और 10। अध्याय 7 हमें दंड की महत्ता के बारे में स्पष्ट करता है। 7वें अध्याय में बताया गया है कि शक्तिशाली और उचित दंड ही शासक है। शक्तिशाली और उचित दंड ही शासक है, दंड ही रक्षक है, दंड ही अनुशासन करता है, दंड की महत्ता पर प्रकाश डालता है। अध्याय नंबर 7। अध्याय 8 हमें बताता है कि यदि अपराध हुआ है तो उस व्यक्ति को दंड अवश्य मिलेगा, चाहे वो पिता है, माता है, पुत्र है, पत्नी है, मित्र है, दोस्त है, कोई शासक का अधिकारी वर्ग से संबंधित है। यदि अपराध हुआ है तो जिम्मेदार व्यक्ति को उस अपराध के लिए अवश्य दंडित किया जाएगा। मनुस्मृति की एक और मुख्य बात हम यहाँ पर कर लेते हैं, जिसकी व्याख्या भी हमें अध्याय 8 में ही मिलती है। अध्याय 8 कहता है, यदि किसी अपराध के लिए एक सामान्य जन को 1 पैसे का दंड मिलता है, यदि किसी भी अपराध के लिए सामान्य जन को 1 पैसे का दंड मिलता है तो उसी अपराध के लिए उस शासन व्यवस्था के किसी कर्मचारी को 1000 गुना दंड दिया जाना चाहिए। अर्थात मनुस्मृति न्यायाधीशों, सांसदों और सरकारी कर्मचारियों को विधि से परे नहीं मानती, विधि विधान से परे नहीं मानती है। वह सबके साथ सबके साथ समानता का व्यवहार करती है। यानी कि मनुस्मृति ने मनुस्मृति कानून के समक्ष सभी को समान समझती है। मनुस्मृति के बाद जो हमारा अगला पड़ाव है वो है मौर्य काल। जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्य काल की स्थापना जो हुई है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई है, जिन्होंने अपने गुरु की सहायता से नंदों के अत्याचारी शासन से पूरे भारत को मुक्त कराया। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को हम भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। उन्होंने चाणक्य अखंड भारत का सपना लेकर आए थे। एक अखंड भारत का संकल्प एक अच्छी कानून व्यवस्था के बिना कतई नहीं हो सकता था। अपनी राजनीति की जो पुस्तक है उनकी, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, उसमें कौटिल्य स्पष्ट करते हैं कि एक अच्छी शासन व्यवस्था के लिए एक अच्छे कानून की ज़रूरत होती है, एक विधि संहिता की ज़रूरत होती है। उन्होंने अपनी न्याय व्यवस्था के लिए
क्या क्या बताया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान में दो प्रकार के न्यायालय चलते हैं, एक सिविल न्यायालय कहलाता है जिसको हम दीवानी कह देते हैं, और एक होते हैं फौजदारी अदालतें जिसको हम क्रिमिनल भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर भी जो दो नाम थे, न्यायालय दो प्रकार के होते थे। एक जो न्यायालय होता था वो था धर्मस्थीय नंबर 1, और नंबर 2 जो न्यायालय था वो था कंटक शोधन। धर्मस्थीय को वर्तमान के हम दीवानी के इक्विवेलेंट मान सकते हैं और इसे हम फौजदारी न्यायालयों के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ये दीवानी के इक्विवेलेंट हो गए और ये फौजदारी के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। धर्मस्थीय के अंदर दीवानी मामले आते थे। वो दीवानी मामले क्या थे? यदि किसी भी राज्य के नागरिकों के मध्य जो परस्पर विवाद होते थे वो धर्मस्थीय न्यायालयों के अंदर उनकी सुनवाई की जाती थी। चोरी, लूटपाट और डाका, ये जो मामले थे मौर्य काल में धर्मस्थीय न्यायालयों में ही सुने जाते थे। और ये जो 3 अपराध हैं, चोरी, लूटपाट और डाका डालना, ये कहलाते थे साहस। इस अपराध का नाम था साहस। मौर्य काल में इसको यह उपमा दी गई थी। जो कंटक शोधन थे उसमें हत्या के मामले आते थे। राज्य और नागरिकों के मध्य जो विवाद होते थे वो सारे विवाद कंटक शोधन के मध्य आ जाते थे। मौर्य काल का जो दंड विधान है वो अत्यधिक कठोर था। मौर्य काल में हमें एक और विवरण मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका से। मेगास्थनीज राजदूत बनकर मौर्य काल में आए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में स्पष्ट किया है कि मौर्य काल का जो दंड विधान था वो अत्यधिक कठोर था। सामान्य रूप से चोरी की वारदातें भी नहीं होती थी और लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते थे। परंतु यदि कोई व्यक्ति शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा देता था तो उसे मृत्यु दंड तक की सज़ा दे दी जाती थी। यानी कि अत्यधिक कठोर है, ये स्पष्ट ही हो रहा है। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मृत्यु दंड का प्रावधान था मौर्य काल के अंदर। अब अपने प्राचीन भारत की कानून व्यवस्था के इसी क्रम में हम अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं जो है गुप्त काल। गुप्त काल में क्या थी व्यवस्था, उस पर अब हम अपनी बात कर लेते हैं। गुप्त काल का जो न्याय व्यवस्था थी वो कंपैरेटिवली मौर्य काल के थोड़ी सी नरम थी। नरम कानून व्यवस्था थी, थोड़ी सी उदार थी, इतनी कठोर नहीं थी जितनी मौर्य काल की थी। यहाँ पर न्यायालय कई प्रकार के थे। जैसे हम भारत में अब यदि सबसे बड़े न्यायालय की बात करें तो वो हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। तो उस समय गुप्त काल में जो सबसे बड़ा न्यायालय होता था वो होता था राजा का न्यायालय। जो अन्य प्रकरण होते थे, सबसे ऊंची अपील तो राजा के न्यायालय में की जाती थी। एक जो अन्य न्यायालय था वो था पूग, एक था श्रेणी और एक अन्य जो थे वो थे कुल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कुल का मतलब बिल्कुल परिवार के छोटे जो विवाद होते थे उनको सुलटाने का कार्य कौन करते थे? कुल न्यायालय करते थे। श्रेणी जो है वो आपको स्पष्ट कर दें, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में भारत ने अत्यधिक उन्नति की प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग धंधों का हो, चाहे उस समय आर्थिक प्रगति की बात करें तो सबसे ज़्यादा हुई है। कला, साहित्य, सभी क्षेत्रों में गुप्त काल में बहुत अधिक प्रगति हुई है। उस समय व्यापारिक श्रेणियां बनी हुई थी क्योंकि व्यापार जो था वो अपने चरम पर था उस समय। तो जो व्यापारों से व्यापारियों के मध्य जो भी वाद विवाद होते थे उनका निपटारा श्रेणी न्यायालय के अंदर कर दिया जाता था। गुप्त काल के अंदर जो न्यायाधीश थे उनके लिए कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि दंडनायक, महादंडनायक या सर्वदंडनायक। ये इस प्रकार के 3-4 शब्दों का इस्तेमाल गुप्त काल में न्यायाधीशों के रूप में किया जाता था।
मौर्य काल के अंदर जो हमने दो न्यायालयों की बात कर ली है, धर्मस्थीय और कंटकशोधन। जो धर्मस्थीय न्यायालय थे उनके जो न्यायाधीश थे उनको धर्मस्थ कहा जाता था, और कंटकशोधन में जो थे उसके न्यायाधीशों को प्रदेष्ठी कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है, मौर्य काल से रिलेटेड है। गुप्त काल की एक और विशेषता की हम यहाँ बात कर लेते हैं कि गुप्त काल का जो न्याय व्यवस्था थी वो मौर्यों से अधिक उदार थी, और इसके साथ साथ मौर्य काल में दीवानी और फौजदारी जो मुकदमे थे उनको सही प्रकार से परिभाषित और उनका पृथक्करण नहीं किया गया था, जो कि गुप्त काल में बिल्कुल सही प्रकार से उनको परिभाषित और पृथक्करण कर दिया। गुप्त काल वो काल है जिस काल में अनेक विधि ग्रंथों का भी संकलन किया गया था। अब हम आगे चलते हैं दिल्ली सल्तनत की ओर। सल्तनत काल में जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वो सुल्तान होता था। मुस्लिम जो न्याय है, मुस्लिम जो कानून है, उसके 4 स्रोत माने गए हैं। मुस्लिम कानून के स्रोत, मुस्लिम कानून के 4 स्रोत हैं। ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो है कुरान, नंबर 2 हदीस, नंबर 3 इज्मा, नंबर 4 है कयास। ये 4 स्रोत हैं। कुरान जो है मुस्लिम कानून का प्रमुख स्रोत रहा है। हदीस के अंदर मोहम्मद पैगंबर के कथन और कार्यों का विवरण दिया गया है। इज्मा जो है वो मुस्लिम विधि वेत्ताओं के द्वारा कानूनों की व्याख्याएं जो की गई हैं वो इसके अंदर समाहित की गई हैं। और जो कयास है वह है तर्क और विश्लेषण पर किसी भी कानून की व्याख्या करना। तो इन 4 स्रोतों के हिसाब के अनुसार ही मुस्लिम जो शासक थे वो अपना न्याय करते थे। सल्तनत काल के बाद जब हमारे यहाँ खिलजी काल के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के समय कानून व्यवस्था को अत्यधिक कठोर कर दिया गया। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं मुगल काल की। मुगल काल में हम जानते हैं यह भी मुस्लिम ही शासक थे इसमें भी। तो मुख्य स्रोत के रूप में तो ये चारों ही रहे जो मुस्लिम कानून के स्रोत माने जाते हैं। परंतु कालांतर में जब अकबर जहांगीर का शासनकाल आया तब कानून व्यवस्था को कई मायनों में उदार बना दिया गया। अकबर ने हिंदू मामलों की सुनवाई का जो कार्य था वो हिंदू पंडितों को सौंप दिया। अकबर ने जो हिंदू पंडितों को सौंपा इसका जो प्रमाण है हम उसके पुत्र के शासनकाल में देखते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में श्रीकांत नाम के एक पंडित की नियुक्ति की गई है हिंदू विवादों की सुनवाई के लिए। जहांगीर के बाद में शाहजहां आए। शाहजहां के बाद जब औरंगजेब का काल आता है, औरंगजेब बहुत कट्टर शासक रहे हैं परंतु उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने कानूनों का संकलन करवाया। जो भी नियम कानून मुस्लिम शासकों के द्वारा बनाए गए थे उनका उन्होंने संकलन करवाया और उस पुस्तक का नाम था फतवा-ए-आलमगीरी। और जो भी निर्णय किए जाते थे उस समय कानून के अनुसार उनका संकलन भी एक पुस्तक में किया जाता था जो थी जवाबित-ए-आलमगीरी। ये 2 महत्वपूर्ण कार्य औरंगजेब के काल में हुए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो मुग़ल शासक थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो अपने राज्य को संभाल पाते। जो सुदृढ़ मुग़ल शासक था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था। उसके कमज़ोर होने के दौरान ही हमारे भारत में उस समय अंग्रेज़ों का आगमन हो गया। अंग्रेज़ यहाँ पर व्यापार करने की दृष्टि से आए थे परंतु व्यापार के बाद धीरे धीरे उन्होंने भारत पर कब्जा की नीति अपनाई, विभिन्न क्षेत्रों पर अपना राज्य स्थापित किया और प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया। लेकिन प्रशासन को अपने हाथों में लेते ही अंग्रेज़ों को भी तो कानून व्यवस्था की आवश्यकता रही होगी और कानून
इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे भारत के अंदर कानून की स्थापना करनी आरंभ कर दी। उसी क्रमिक विकास के दौरान बना 1860 में इंडियन पीनल कोड। उसी क्रमिक विकास के दौरान बनाया गया इंडियन पीनल कोड 1860। इंडियन पीनल कोड के क्रमिक विकास के बारे में हम अपनी आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।